हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो किया था, जहाँ पर हम लोगों ने जाना था कि चार्ज क्या है, चार्ज को कैसे मेज़र करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जाना था, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में जाना था। तो आज हम लोग जानेंगे इस क्लास में कूलम्ब्स लॉ के बारे में। हम लोग पूरे डिटेल में जानने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है, कैसे डिराइव होता है, और हम लोग जानेंगे वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ से। लास्ट तक बने रहिएगा कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को हम लोग किस प्रकार डिराइव करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का जो Coulomb's law, the force between the 2 point charges है, the force between the 2 point charges at rest is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। जो दो चार्ज है Q1 Q2 पॉइंट चार्ज जो है उनके बीच जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का Q1 और Q2, उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो उनके प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच जो दूरी होती है उसके वर्ग के विलोमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं अगर दूरी r हो और दोनों चार्ज Q1 और Q2 हो तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों चार्ज का गुणनफल Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द टू चार्जेस वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो इन दोनों को कंबाइन करने से हम पाते हैं एक प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है k, F इजिकल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर k क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसे हम SI में इस k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ये एप्सिलॉन जीरो क्या है, एप्सिलॉन जीरो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ऑल्सो इन एयर, एयर का भी जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस का और एयर का भी है। इसका वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इस जो फोर्स आया, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, उसको हम लोग वैल्यू देंगे तो क्या आएगा वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इन SI सिस्टम। और CGS में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होता है 1/k0। यहाँ पर k0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस और एयर। एंड इन दिस सिस्टम मैंने फॉर एयर और इन फ्री स्पेस CGS में उसका वैल्यू होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 1। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है 1। तो CGS में हम लोग ये इक्वेशन को लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि k हो जाता है 1। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव हो तो उनके बीच लगता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा होगा, रिपल्सिव, इधर और इस तरफ अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग। दोनों फोर्स किधर होगा, रिपल्सिव, दूर जाएगा, मतलब इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन। और जब अपोजिट चार्ज होगा, मतलब अनलाइक चार्ज होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव। कूलम्ब्स जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है जो वो अनलाइक चार्जेस के लिए अट्रैक्टिव होगा और लाइक चार्जेस के लिए रिपल्सिव होगा। सेकेंडली कूलम्ब्स लॉ जो है ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ से और एक जो पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर दोनों चार्ज फ्री स्पेस में है, इसलिए 1/4 पे एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2 बाई स्क्वायर। और किसी मीडियम में होगा तो उस मीडियम का परमिटिविटी देना होगा, एब्सोल्यूट नॉट नहीं, वहाँ पर उस मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन देना होगा। और वहाँ पर फोर्स फ्री स्पेस से कम आएगा क्योंकि वहाँ पर जो परमिटिविटी होगा उसका वैल्यू जो है यहाँ पर जो फ्री स्पेस परमिटिविटी से ज़्यादा होगा, इसीलिए वहाँ पर दूसरे मीडियम में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जितना आ रहा है दो चार्जेस के बीच में, इन्हीं दो चार्ज को सेम दूरी पर अगर वाटर में ले जाकर रखे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर परमिटिविटी जो है उस मीडियम का वो बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द Q1 चार्ज पर Q2 के लिए फोर्स लग रहा है किधर, F12 इधर। तो डायरेक्शन किधर है, इधर, R21 कैप इस साइड में। तो F12 कूलम्ब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर into R21 cap इस डायरेक्शन में लग रहा है। Similarly, force acting on charge Q2 due to the Q1 is F21। किधर लग रहा है फोर्स, इस डायरेक्शन में, F21 इस डायरेक्शन में। 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये जो दूरी है वेक्टर R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R कैप, R12 कैप, R12 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो R12 कैप। तो चलिए देखते हैं ये जो कैसे एक्सप्रेशन इसका आता है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमने ओरिजिन ओ लिया है और Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है। इसका Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 जो कि A पर है और Q2 B पर है जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं F12 इज इक्वल टू 1/4 हम लोग लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 इंटू Q1 Q2 बाई F12 कितना लग रहा है, ये डायरेक्शन है तो R21 वेक्टर मतलब BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R21 कैप, ये हम लोग लिख सकते हैं 1/4 Q1 Q2 डिस्टेंस कितना है BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में R21 कैप, ये डायरेक्शन है। तो हम लोग यहाँ तो डायग्राम से क्या लिख सकते हैं OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस से OB प्लस BA इज इक्वल टू OA वेक्टर और OB मतलब R2 वेक्टर प्लस BA मतलब R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर और यहाँ से क्या मतलब R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और R21 ही क्या है BA वेक्टर, सो BA वेक्टर इज नथिंग बट R21 वेक्टर इज नथिंग बट R1 माइनस R2 वेक्टर, हम बोल सकते हैं। तो फिर हम ये एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं 1F12 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई BA की जगह क्या लिख सकते हैं R21 वेक्टर या ये इस फॉर्म में ये R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर टू डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर का ये B टू A BA R टू R21 कैप, तो ये लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन R21 कैप का क्या मतलब होता है R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, अर्थात R21 वेक्टर मतलब R1 माइनस R2 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड, ये लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई R21 मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इनटू R कैप की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर बाई मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। या फिर इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1F12 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर मॉड का क्यूब R1 माइनस R2 वेक्टर, ये भी फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने F12 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर मॉड का स्क्वायर R21 कैप इस फॉर्म में रखा है जो कि इस डायरेक्शन में F12 को दर्शा रहा है। सिमिलरली हम लोग ये फोर्स भी निकाल सकते हैं इस डायरेक्शन में। तो हमने कूलम्ब्स लॉ सीख लिया, कूलम्ब्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो हमने सीख लिया, वेक्टर फॉर्म में भी कूलम्ब लॉ हमने सीख लिया, हमने डिराइव करके भी देख लिए जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस कितना होता है। आज के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिर न्यूमेरिकल्स हम लोग क्रम से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।